तारीख थी 14 नवंबर साल 2024। नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस एक शख्स की तलाश कर रही थी और लगातार उसे ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही थी। पुलिस ने उसके एएनपीआर की मदद से उसकी कार को ट्रैक किया और 14 नवंबर की आधी रात को उसकी कार उन्हें पूर्वी लंदन के इलफोर्ड इलाके के ब्रिस्बेन रोड पर पार्क मिलती है। जब पुलिस ने उसकी डिक्की खोलकर देखी तो उसमें कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखकर पुलिस एकदम शॉक्ड हो गई। लेकिन उस डिग्गी में ऐसा क्या था और क्यों पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही थी? आइए पूरा केस समझाता हूं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है नई दिल्ली के पालम इलाके से, जहां एक मिडिल क्लास परिवार रहा करता था। इसी परिवार में दो प्यारी बेटियों का जन्म हुआ था, जिनमें से एक का नाम था सोनिया और दूसरी बेटी का नाम था हर्षिता। अब क्योंकि हर्षिता छोटी थी तो पूरा परिवार, यहाँ तक कि सोनिया भी उससे बहुत प्यार करती थी। पर इन दोनों के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क था। हर्षिता बहुत ही शांत, सीधी और नरम दिल की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों को खुश देखना चाहती थी और कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। जबकि इसके उलट उसकी बड़ी बहन सोनिया बहुत ही ब्रेव, बेबाक और खुलकर अपनी बात कहने वाली लड़की थी। जहां हर्षिता सब कुछ अपने दिल में छुपा लिया करती थी, वहीं सोनिया गलत बात के खिलाफ तुरंत अपनी आवाज उठाती थी। वो हमेशा अपनी छोटी बहन की ढाल बनकर खड़ी रहती थी। इनके फादर सतबीर सिंह ब्रेला एक बहुत ही मेहनती इंसान थे, जिन्होंने जिंदगी भर काफी मेहनत करके अपने परिवार को पाला था और दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी थी। वहीं हर्षिता की मां सुदेश कुमारी एक हाउसवाइफ थी, जो घर के कामकाज संभालने के साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखा करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षिता बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद और शरारतों में लगे रहते थे, वहीं हर्षिता का मन किताबों में ज्यादा लगता था। वो क्लास में भी हमेशा चुपचाप बैठती थी, ध्यान से टीचर की बातें सुनती और हर साल अच्छे नंबरों से वो पास होती थी। उसके स्कूल के टीचर भी हमेशा उसके पेरेंट्स से कहते थे कि उनकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और वो एक दिन उनका नाम रोशन करेगी। जैसे जैसे हर्षिता बड़ी हुई, उसका पढ़ाई के लिए लगाव और बढ़ता गया। उसने दिल्ली के पालम इलाके से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजेस में से एक है। हर्षिता ने वहां से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और सिर्फ वो यहीं पर नहीं रुकी, उसने आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। हर्षिता कंप्यूटर और नई नई चीजें सीखने में बहुत आगे थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी ताकि बच्चों को पढ़ाकर उनका फ्यूचर संवार सके। कुछ टाइम के बाद हर्षिता के घर में शादी की शहनाई गूंजी और उसकी बड़ी बहन सोनिया धूमधाम से शादी करके अपने ससुराल चली गई। बड़ी बेटी की शादी हो जाने के बाद पेरेंट्स के दिल से थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ और उनका पूरा ध्यान अपनी छोटी बेटी हर्षिता पर आ गया। वो सोचने लगे कि हर्षिता भी अब शादी के लायक हो चुकी है, इसलिए उसके लिए भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। हर्षिता की मां सुदेश और फादर सतबीर सिंह ने अपनी लाडली के लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि हर्षिता इतनी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी जो हो वो एजुकेटेड हो और वेल सेटल्ड होना चाहिए। और इसी तलाश के दौरान रिश्तेदारों के जरिए उन्हें पंकज लांबा नाम के एक लड़के के बारे में पता चला। पंकज मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के धारौली गांव का रहने वाला था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी और पहचान दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई थी। दरअसल पंकज के कुछ रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में ही काम किया करते थे, इसलिए उसका दिल्ली आना जाना और रहना हमेशा से था। पंकज ब्रिटेन में रहकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहा था। वो ब्रिटेन के कॉर्बी शहर में रहता था और अपना खर्चा उठाने के लिए कई तरह की छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब किया करता था। जब पंकज का रिश्ता सतबीर सिंह के सामने आया तो उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी की किस्मत चमक गई है, क्योंकि पंकज विदेश में रहता है और पढ़ा लिखा भी है, तो हर्षिता को अच्छे से समझ पाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पंकज की फैमिली से बातचीत की और फाइनली दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया। अब क्योंकि पंकज ब्रिटेन में रहता था और वहां के वीजा के रूल्स बहुत सख्त होते हैं, इसलिए दोनों परिवारों ने फैसला किया कि पहले कानूनी तौर पर शादी कर ली जाए। अगस्त 2023 में हर्षिता और पंकज की कोर्ट मैरिज कराई गई। कोर्ट मैरिज होने के बाद पंकज वापस ब्रिटेन लौट गया ताकि वो हर्षिता के वीजा के डॉक्यूमेंट्स उसके हस्बैंड के तौर पर तैयार करवा सके। घर में सब बहुत खुश थे कि अब उनकी बेटी जल्द ही लंदन जाने वाली है। कोर्ट मैरिज के कुछ महीनों बाद जब वीजा का काम आगे बढ़ा तब पंकज वापस इंडिया आ गया। इसके बाद मार्च साल 2024 में दोनों की शादी सभी रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई। सतबीर सिंह का कोई हाई क्लास बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसा बताया जाता है कि सतबीर सिंह ने पंकज के परिवार की डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी। जमीन बेचकर जो पैसे आए उससे उन्होंने पंकज और उसके परिवार को बहुत सारा दहेज दिया। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर पंकज को कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान सौंपे।
ताकि ससुराल में उनकी जो बेटी है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कभी कोई ताना ना मिले। शादी के करीब 1 महीने बाद यानी 30 अप्रैल 2024 को हर्षिता पंकज के साथ ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। उसकी आंखों में नए देश को देखने के लिए एक्साइटमेंट थी और दिल में सुंदर शादीशुदा जिंदगी के सपने थे। पर लंदन पहुंचने के बाद हर्षिता को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल पंकज ब्रिटेन के कॉर्बी शहर में स्केग्नेस वॉक नाम के गली के घर में रहा करता था, जो कि कोई प्राइवेट हाउस नहीं था, बल्कि एक ऐसा मकान था जिसे कई लोग आपस में बांट कर रहते हैं, यानी कि शेयरिंग में। पड़ोसियों के मुताबिक उस घर में लगभग 12 लोग रहा करते थे। वो सभी एक ही बाथरूम और टॉयलेट का यूज करते थे। दिल्ली के एक अच्छे और खुले घर से आई हर्षिता के लिए 12 लोग के साथ एक ही बाथरूम शेयर करना ये बहुत बड़ी बात थी। सुबह सुबह बाथरूम के लिए लाइन में खड़े होना, हर टाइम घर में अजनबियों की मौजूदगी और अपनी कोई प्राइवेसी नहीं होना, ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन हर्षिता एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने सोचा कि शुरुआत में ऐसी मुश्किलें आती ही हैं। उसने अपने दिल को समझाया और जैसे तैसे उस माहौल में एडजस्ट करना सीख लिया। अभी हर्षिता इस तंग घर के माहौल को संभाल ही रही थी कि कुछ ही दिनों बाद पंकज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने हर्षिता पर दबाव बनाया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब करे, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत महंगा है और उसके अकेले कमाने से घर नहीं चलेगा। अगर वो दोनों मिलकर कमाएंगे तभी यहाँ का खर्चा उठा पाएंगे। हालांकि हर्षिता अपनी पढ़ाई पूरी करके एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पंकज के फोर्स करने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक वेयर हाउस में जॉब करने लग गई। ऐसा बताया जाता है कि हर्षिता दिन रात जो मेहनत करती और जो भी पैसे वो कमाती, पंकज वो सारे पैसे जबरदस्ती अपने काबू में ले लेता था। हर्षिता के हाथ में वो अपनी कमाई का एक हिस्सा भी नहीं रखने देता था। उसने हर्षिता का बैंक अकाउंट भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ब्रिटेन जाने के बाद उसकी जिंदगी एक बंधुआ मजदूर की तरह हो गई थी। वो सुबह उठती और वेयर हाउस में काम करने के लिए निकल जाती। वहां उसे कई घंटों तक लगातार खड़े रहकर काम करना पड़ता था। शरीर पूरी तरह से थक कर चूर हो जाता था, पैर दर्द करने लगते थे, लेकिन वो चुपचाप काम करती रहती थी। जब हर्षिता शाम को घर लौटती तो उसे काम करने का एक पल भी नहीं मिलता। पंकज हर्षिता पर दबाव डालता था कि वो बाहर काम करने के साथ साथ घर का सारा काम करे और खाना भी बनाए। हर्षिता बिना कोई शिकायत किए अपनी थकावट को भूलकर सीधे किचन में चली जाती और पंकज के लिए खाना बनाने में जुट जाती थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि खाना अच्छा बने, लेकिन पंकज तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने का बहाना ढूंढा करता था। अगर खाने में थोड़ी सी भी कमी होती ना, या मान लीजिए बनने में थोड़ी सी भी देर हो जाती, तो पंकज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो हर्षिता पर चिल्लाने लगता, उसे गंदी गंदी गालियां देता और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। दिल्ली में हर्षिता के फादर सतबीर सिंह ने कभी भी उसे जोर से डांटा तक नहीं था, तो वहीं आज उस बेटी को आज 7 समंदर पार एक बंद कमरे में रोज दर्द और डर का सामना करना पड़ रहा था। शादी के टाइम हर्षिता के फादर ने अपनी हैसियत से बढ़कर पंकज के हाथ में भारी रकम और कीमती सामान सौंपा था। उन्हें लगा था कि इतना सब कुछ देने के बाद उनकी बेटी ससुराल में राज करेगी, लेकिन पंकज और इंडिया में बैठे उसके पेरेंट्स के मन में पैसों का लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। हर्षिता की फैमिली के मुताबिक पंकज रोज उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था और उससे कहता था कि वो अपने पेरेंट्स को फोन करे और उनसे और पैसे मांगे। पर हर्षिता अच्छी तरह जानती थी कि उसके फादर के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने उसकी शादी के लिए अपनी जमीन तक बेच दी है, इसलिए वो पैसे मांगने से इनकार कर देती थी। ये सुनकर पंकज उसके साथ और मारपीट करता था। उधर इंडिया में बैठे पंकज के पेरेंट्स भी इस टॉर्चर में शामिल थे। हर्षिता की फैमिली का आरोप है कि पंकज के पेरेंट्स भी लगातार फोन पर हर्षिता को परेशान करते थे और अपने ही बेटे का साथ देते थे। जब ये टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ने लगा तब हर्षिता ने अपनी बड़ी बहन सोनिया को फोन किया और अपने साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में बताया, साथ ही पैसों की डिमांड का भी जिक्र किया। सोनिया ने हर्षिता को तसल्ली दी और अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से डर गए। वो हर हाल में अपनी बेटी की जान और उसका घर बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से उधार मांगकर पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया, ताकि वो पंकज को पैसे भेज सकें और वो हर्षिता को मारना पीटना बंद कर दे। इसी बीच जब हर्षिता को पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके लिए और कर्ज ले रहे हैं, तो उसने अपने फादर को फोन करके साफ मना कर दिया कि वो पैसे ना भेजे, क्योंकि यहाँ यूके की पुलिस अब उसकी मदद कर रही है। दरअसल अगस्त 2024 के आखिरी दिनों में पंकज ने उसे बहुत मारा पीटा था, जिसके चलते हर्षिता को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। वो लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पंकज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर्षिता को समझ में आ गया था कि अगर आज वो इस कमरे से नहीं निकली तो पंकज उसकी जान ले लेगा। उसने पूरी ताकत जुटाई, किसी तरह पंकज के चंगुल से खुद को छुड़ाया और घर का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क की तरफ भागने लगी। हर्षिता बदहवास हालत में रोते और चिल्लाते हुए सड़क पर दौड़ रही थी ताकि कोई उसकी मदद कर सके।
उसकी ये हालत देखकर वहां के किसी पड़ोसी ने तुरंत ही यूके की पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने हर्षिता की हालत देखकर पंकज को हिरासत में ले लिया। साथ ही उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। हर्षिता की सिक्योरिटी को देखते हुए वहां की कोर्ट ने 3 सितंबर 2024 को पंकज लांबा के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी घरेलू हिंसा सुरक्षा आदेश जारी किया, जिसके तहत पंकज को अगले 28 दिनों तक हर्षिता से पूरी तरह से दूर रहना था। वो ना तो हर्षिता के पास जा सकता था, ना ही उससे बात कर सकता था और ना ही उस घर में कदम रख सकता था जहां पर हर्षिता रह रही थी। और अगर वो इस रूल को तोड़ता है तो पुलिस उसे तुरंत ही जेल में डाल देती। इस ऑर्डर के बाद हर्षिता को लगा कि अब वो सेफ है, इसलिए उसने अपने पापा को फोन किया और उनसे कहा कि वो अब कोई पैसे ना भेजें क्योंकि पुलिस उसकी मदद कर रही है। लेकिन ये राहत सिर्फ 28 दिनों की थी। जैसे ही अक्टूबर में सिक्योरिटी ऑर्डर की ड्यूरेशन खत्म हुई, हर्षिता की फैमिली के मुताबिक पंकज ने हर्षिता से बदला लेने का प्लान बनाया और उससे कहा कि वो उसके साथ डिनर करना चाहता है और बैठकर बात करना चाहता है ताकि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सके। हर्षिता भी राजी हो गई और उसने हामी भर ली। परिवार का कहना था कि उन्होंने 10 नवंबर को वीडियो कॉल पर करीब 40 मिनट तक हर्षिता से बात भी की थी। उसने कहा था कि वो पंकज की पसंद का खाना बना रही है क्योंकि आज वो उससे मिलने आ रहा है। हालांकि परिवार ने इस पर ऐतराज भी जताया क्योंकि पंकज उसके साथ मारपीट करता था, पर हर्षिता ने कहा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर्षिता काफी खुश थी और उसने अगले महीने तक इंडिया आने की बात कही। इसके बाद 11 नवंबर से उसका फोन बंद आने लगा। परिवार को लगा कि वो शायद काम में बिजी हो गई, लेकिन जब 12 और 13 नवंबर को भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब सतबीर सिंह ने घबराकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, आज फोन नहीं किया, सब ठीक ठाक तो है बेटा। पर वो मैसेज भी पढ़ा नहीं गया। ये देखकर परिवार की टेंशन बढ़ने लगी। हर्षिता की बड़ी बहन सोनिया का एक दोस्त यूके में ही रहता था। जब हर्षिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो सोनिया ने दिल्ली से अपने उस दोस्त को फोन किया और उसे हर्षिता के घर जाने को कहा। वो दोस्त जब हर्षिता के घर पहुंचा तो वहां बाहर ताला लटका हुआ मिला। उसने आसपास के लोगों से पूछा लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। घबराकर सोनिया के दोस्त ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और बताया कि एक इंडियन लड़की कई दिनों से मिसिंग है और उसका घर भी बंद है। खबर मिलते ही नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस हरकत में आ जाती है और 13 नवंबर को हर्षिता के घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। लेकिन पुलिस को कुछ ऐसी चीजें और सुराग मिले जिससे उन्हें शक हुआ कि हर्षिता के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही हर्षिता की तलाश के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब क्योंकि पंकज गायब था, इसलिए सबसे पहले शक उसी पर गया। पुलिस ने सीसीटीवी और एएनपीआर की मदद से उसकी कार को ट्रैक किया। आखिरकार 14 नवंबर की आधी रात को हर्षिता के घर से 145 किलोमीटर दूर पूर्वी लंदन के एल्फोर्ड इलाके के ब्रिस्बेन रोड पर वो कार पार्क की हुई मिल गई। जब पुलिस ने उसकी डिग्गी खोलकर देखी तो उसमें हर्षिता की बॉडी मौजूद थी, जिसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दिल्ली पुलिस को भी खबर दे दी गई। 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने हर्षिता की फैमिली को सब कुछ बता दिया और उन्होंने दिल्ली के पालम विलेज थाने में पंकज और उसके पेरेंट्स के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान लेने को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पंकज के पेरेंट्स को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। लेकिन पंकज अभी भी फरार था। उसे ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा जासूस लगाए गए, लेकिन नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस को पता चला कि वो भारत भाग गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने उसे ढूंढने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पंकज पुलिस से बचने के लिए बेहद शातिर तरीका अपना रहा था। वो किसी एक जगह नहीं टिक रहा था और लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि पंकज दिल्ली एनसीआर में स्नैक्स, फास्ट फूड के सामान और सब्जियों की एक छोटी सी दुकान चला रहा है। दुकान पर काम करने के दौरान वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। अप्रैल के महीने में पंकज के पुराने स्कूल टीचर ने उसे उस दुकान पर देखा था। टीचर के अनुसार पंकज ने उनसे कहा था कि वो अपनी दुकान बंद कर रहा है और अपना सामान बेचना चाहता है। असल में पंकज को भनक लग गई थी कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, इसलिए वो पुलिस की छापेमारी करने से ठीक पहले दुकान बंद करके वहां से रफू चक्कर हो गया। उसके भागने के बाद वो दुकान एक एग शॉप में बदल चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि पंकज 10 नवंबर को हर्षिता से मिलने आया था और उसने गला दबाकर उसकी जान ली थी। इसके बाद वो उसे डिग्गी में डालकर सुनसान रोड पर छोड़कर फरार हो गया। वो अब लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और पुलिस को चकमा देने के लिए तकनीकी सुराग भी मिटा रहा है। जैसे उसका एक मोबाइल फोन बाद में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास से बरामद हुआ था, जिसे उसने जानबूझकर ट्रैक होने से बचने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस उसके सभी ठिकानों और रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल पंकज पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। वो कब तक पुलिस की पकड़ में आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस केस को लेकर आपकी जो ओपिनियन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।